एवरीवन, मैं डॉक्टर संगीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आपको वीडियो लेक्चर देने जा रही हूँ एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी का यूनिट थर्ड। इसका टॉपिक है पॉपुलेशन रिसोर्स कंसेप्ट। पॉपुलेशन रिसोर्स कंसेप्ट में ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन। हिंदी में है जनसंख्या संसाधन अनुपात, संकल्पना, अनुकूलतम जनसंख्या, जनाधिक्य जनसंख्या और अल्प जनसंख्या। ये हमारा आज वीडियो लेक्चर का टॉपिक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जनसंख्या संसाधन अनुपात ये जो टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत जनसंख्या और संसाधन के अनुपात के संदर्भ में जो ये तीन प्रमुख संकल्पनाएं हैं, अनुकूलतम, जनाधिक और अल्प जनसंख्या, इसका ही यहाँ पर पूरा वर्णन किया जाएगा। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या जो होती है ये एक महत्वपूर्ण डायनेमिक एस्पेक्ट है। किसी भी देश, प्रदेश या विश्व की जो जनसंख्या होती है वो उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण पक्ष होती है। इसके साथ ही उस देश में पाई जाने वाली जो रिसोर्स होती है, जिसको कि हम संसाधन कहते हैं, इसका भी महत्वपूर्ण संसाधन का भी आकलन करना ये भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या और संसाधन का जो संबंध है और इसके आधार पर किस प्रकार की संकल्पनाएं डेवलप होती है कि किस प्रकार का रिसोर्स है, कितना जनसंख्या है, जिसके आधार पर ये संकल्पनाएं यहाँ पर बताई जा रही है। तो जनसंख्या जो होती है, हम जानते हैं कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या का जो है सारी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या का घनत्व, वितरण, वृद्धि, जनसंख्या की जैव शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। इसी तरह से आर्थिक पक्ष को जानना हो तो जनसंख्या का जो है हम व्यावसायिक संरचना अध्ययन करते हैं। सामाजिक पक्ष को जानना हो तो साक्षरता इत्यादि हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो जनसंख्या के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या जो होता है, जनसंख्या और संसाधन का संबंध लिखा हुआ है कि जनसंख्या जो है जनरली किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वहाँ की सामाजिक संरचना को निर्मित करती है। जैसे कि एक सामाजिक संरचना के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण पक्ष होती है। साथ ही किसी भी क्षेत्र की आर्थिक तकनीकी विकास की अवस्था को जनसंख्या बताती है, यानी किस क्षेत्र में कैसा आर्थिक तकनीकी विकास हो रहा है, इस आर्थिक तकनीकी विकास को भी हम जनसंख्या के द्वारा समझ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के जीवन स्तर और राजनीतिक दशाओं का भी आकलन करना हो तो जनसंख्या एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसके साथ ही रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स किसे कहते हैं? संसाधन वो होता है जो कि हमको प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्राप्त होता है, और जब हम उस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं अपनी कृषि आवश्यकताओं के लिए या किसी उद्देश्य के लिए, जब किसी क्षेत्र, देश में उपयोग किया जाता है तो वो रिसोर्स बनती है। तो प्रकृति पर जो पदार्थ होते हैं वो संसाधन होते हैं। तो संसाधनों की भी पृथ्वी पर कितनी उसकी भौतिक संसाधनों की मात्रा है, उपलब्धता है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। साथ ही संसाधन की गुणवत्ता देखी जाती है, भौतिक एवं जैविक संभाव्यता देखी जाती है। तो इस तरह से ये जो जनसंख्या और संसाधन दोनों जो है एक महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं किसी भी देश, प्रदेश, क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक विकास को, सामाजिक संरचना को और राजनीतिक संरचना को आकलन करने के लिए। तो यहाँ पर जनसंख्या और संसाधन के संबंधों के आधार पर तीन संकल्पनाएं हैं। क्या है? जनसंख्या और संसाधनों के संबंध के आधार पर तीन प्रमुख संकल्पनाएं बनती हैं या तीन अवधारणाएं बनती हैं। तो पहला है जैसे अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। दूसरी बताइए जनाधिक्य जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन होता है, और एक होता है अल्प जनसंख्या, अंडर पॉपुलेशन। अब ये किस तरह से होती है? तो सबसे अब इन्हीं का विश्लेषण करें तो सबसे पहले है अनुकूलतम जनसंख्या अवधारणा। तो ये ऑप्टिमम, तो अनुकूलतम जनसंख्या क्या है या अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? तो अनुकूलतम जनसंख्या से अर्थ होता है कि किसी देश में या प्रदेश में या विश्व में, किसी प्रदेश, क्षेत्र या विश्व में
उस जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। अर्थात ये कोई क्षेत्र या कोई प्रदेश या कोई देश या संपूर्ण ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो संसाधन वहाँ पाए जाते हैं उसका अनुकूलतम उपयोग होता हो। तो ऐसी जनसंख्या जहाँ के संसाधन का अनुकूलतम उपयोग होता हो, उचित उपयोग होता हो, उसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। तो ये जो अनुकूलतम जनसंख्या होती है ये अधिकतम उत्पादन संभव हो इस चीज को बताती है। ये अनुकूलतम जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर उच्च होता है। मतलब जहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, मतलब वहाँ अधिकतम उत्पादन संभव होता है, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर उच्च होता है वहाँ पर, और अधिकतम आर्थिक कल्याण प्रदान करती है। तो वो जो क्षेत्र होता है जहाँ पर कि जनसंख्या और संसाधन के मध्य संतुलन रहता है, मतलब वो जो उतना अनुकूलतम उपयोग करते हैं संसाधन की, तो इस तरह की प्रवृत्ति वहाँ पर निर्मित होती है कि अधिक उत्पादन होगा, प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर उच्च होता है और अधिक आर्थिक कल्याणकारी प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलतः यह एक आर्थिक अवधारणा है। अनुकूलतम जनसंख्या के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने माना है कि यह एक आर्थिक अवधारणा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। फिर सर्वप्रथम इस अनुकूलतम जनसंख्या को ये हेनरी सिवजिक महोदय ने बताया था इसके बारे में। बाद में एडविन कैनन ने इसको बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है और डायग्राम के माध्यम से भी इसको एक्सप्लेन किया है। हमको पॉपुलेशन ज्योग्राफी में डिटेल में मिल जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या जो होती है इसका मापन जो होता है वो जीवन के लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है कि हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो वो जीवन के लक्ष्यों के संदर्भ में बताया गया है। अर्थात ये माना गया है कि यह जनसंख्या का वह आकार है, यह जनसंख्या का वह आकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन सुविधा उपलब्ध हो, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, पौष्टिक भोजन सुविधा उपलब्ध हो, रोजगार सुविधा उपलब्ध हो एवं आवश्यकता की वस्तु सुलभ हो, तभी वह अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती। अर्थात इसका मापन करेंगे तो क्या देखते हैं कि ये जनसंख्या का वो आकार बनता है कि जिसमें उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन मतलब पोषण अच्छा हो, पोषण की सुविधा हो, रोजगार की सुविधा हो और आवश्यकता की वस्तु उसको सुलभ हो। इसके बाद एक डाल्टन महोदय हैं जिन्होंने इसके मापन के लिए निम्न सूत्र बताया है। वो सूत्र है m बराबर a डिफरेंस o अपॉन o। m यहाँ पर है कुसमायोजन, माल एडजस्टमेंट कहते हैं कुसमायोजन। ए का मतलब है एक्चुअल पॉपुलेशन, वास्तविक जनसंख्या। ओ बराबर है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि m का मान o हो तो जनसंख्या अनुकूलतम कहलाती है। अर्थात m का जो मान निकालेंगे यदि वो o आता है तो वो अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अर्थात जिस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है उसके संसाधन के संदर्भ में यदि उसका अधिक उपयोग हो रहा है तो वो अनुकूल उपयोग हो रहा है तो वो अनुकूलतम जनसंख्या। लेकिन यदि वो उसके अनुकूल अधिक उपयोग हो रहा है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है और रिसोर्स कम है तो वहाँ पर वो जनाधिक्य हो जाती है। और यदि पर जनसंख्या कम है और रिसोर्स अधिक है तो फिर वो अल्प जनसंख्या हो जाती है। इस तरह से एक सूत्र के माध्यम से डाल्टन महोदय ने ये अनुकूलतम जनसंख्या का मापन बताया। तो ओवरऑल अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य होता है कि किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है, उसके रेफरेंस में, उसके संदर्भ में वहाँ पर जितना रिसोर्स है उस रिसोर्स का अनुकूलतम उपयोग हो रहा है। मतलब वो संसाधन उस जनसंख्या का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर रही है जिसके कारण उस क्षेत्र का रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, उनका आय इनकम लेवल अच्छा है, उनको रोजगार की सुविधा प्राप्त हो रही है और जो भी उनको इकोनॉमिकली जो भी फैसिलिटी चाहिए या जो भी उनको आर्थिक सामाजिक स्तर की सुविधाएं सभी उनको प्राप्त हो रही, सुलभ हो रही। तो उस तरह के क्षेत्र को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। ये इसके बाद जो है अनुकूलतम जनसंख्या को निर्धारित करने के कुछ आधार हैं। आधार जो है वो है, ये फैक्टर है जो इसको निर्धारित करते हैं। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन ये है पहला आधार। दूसरा है औसत जीवन स्तर,
तीसरा आधार देखा जाता है रोजगार की मात्रा, चौथा आधार वहाँ है जीवन प्रत्याशा, पांचवा है प्रति व्यक्ति भोजन की खपत, फिर है निर्भरता अनुपात है, इसके बाद सातवां है भूमि उपयोग में परिमेयता, फिर है संतुलित जनांगीय संरचना, संसाधनों का परिवेश विकास, और 10वां है सामाजिक एकता तथा पारिवारिक स्थिरता। ये सभी आधार है जो अनुकूलतम जनसंख्या को बताते हैं। तो इसमें से सभी का वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन, औसत जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, भोजन की उपलब्धता, ये इसके मुख्य आधार कहलाते हैं। इसके बाद इसके अवधारणा की कुछ आलोचनाएं की गई कि ये कहा गया कि ये जो सिद्धांत है वो प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय पर अधिक बल देता है। तो एक तरह से ये और भी फैक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय पर यह सिद्धांत अधिक बल देता है। फिर दूसरा कहा कि जनसंख्या केवल आर्थिक कारक से ही प्रभावित नहीं होती, और भी ऐसे अन्य कारक होते हैं जैसे सामाजिक कारक है, राजनीतिक कारक है, धार्मिक कारक, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। लेकिन ये मूलतः जैसे यहाँ पर कहा गया था कि यह एक आर्थिक अवधारणा है, इकोनॉमिक कंसेप्ट है, तो केवल इकोनॉमिक फैक्टर ही इसको नहीं इफेक्ट करती, बल्कि और भी फैक्टर जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। मिर्डाल महोदय ने कहा कि यह एक पुराना स्थैतिक विश्लेषण है, ये कहा उन्होंने। थॉमस ने कहा कि यह एक धुंधला न पकड़ में आने वाला विचार है। इस तरह से बहुत सारे कुछ आलोचकों ने आलोचना की, लेकिन इतने आलोचना के बावजूद ये एक उपयोगी अवधारणा है जो जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक वृद्धि से जोड़ता है। बहुत सारे आलोचना होने के बावजूद भी ये माना गया कि अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा जो होती है वो जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक वृद्धि से जोड़ती है, इसलिए जो है ये अवधारणा जो है सही मानी जाती है। इसके पश्चात हम दूसरा देखेंगे जनाधिक्य की अवधारणा, इसको ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन, तो इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे नाम से ये ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसका तात्पर्य है किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या में वृद्धि, इतनी ज़्यादा वृद्धि होती है कि वहाँ के संसाधन की तुलना में वो जनसंख्या अधिक होने लगती है, तो उसे हम जनाधिक्य होने लगता है। जनाधिक्य का मतलब तेजी से जनसंख्या में वृद्धि, यानी किसी देश में इतनी तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होती है कि वहाँ जो संसाधन है, वहाँ जो रिसोर्सेस है उस क्षेत्र में, उसकी तुलना में वो जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति को जनाधिक्य कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये जो जनसंख्या होती है वो संसाधन के बीच में असंतुलन पैदा कर देती है। अब जनसंख्या अधिक हो गई, रिसोर्स कम हो गया, तो वो जनसंख्या को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो रिसोर्स नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, जनसंख्या और संसाधन के बीच में असंतुलन की अवस्था निर्मित हो जाएगी। फिर होता है कि इस अवस्था में जनसंख्या जो है प्रदेश में भार वाहन क्षमता से अधिक हो जाती है, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है जनसंख्या का वहाँ पर, लैंड पर जो है, या और भी अन्य फैक्टर पर, कि उसको भार वाहन क्षमता से वो अधिक हो जाती है। क्लार्क महोदय थे, क्लार्क ने 2 प्रकार के जनाधिक्य बताए। उन्होंने कहा कि ओवर पॉपुलेशन जब होता है कहीं तो वो 2 टाइप का होता है। एक होता है वास्तविक जनाधिक्य, एक्चुअल ओवर पॉपुलेशन। तो ये कैसे होता है कि जब संसाधनों के अधिकतम और समुचित उपयोग के पश्चात भी जीवन स्तर निम्न होता है, ये एक्चुअल में जनाधिक्य। क्या बोल रहे हैं कि जब संसाधनों के अधिकतम और समुचित उपयोग, मतलब है वहाँ पे संसाधन, उसका अधिकतम उपयोग हो रहा है, समुचित उपयोग हो रहा है, उसके बावजूद उस क्षेत्र का जीवन स्तर निम्न है, तो ये वास्तव में जनाधिक्य है। इसके पश्चात भी जीवन स्तर निम्न है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक जनाधिक्य, एक्चुअल ओवर पॉपुलेशन। दूसरा होता है सापेक्षिक जनाधिक्य। सापेक्षिक जनाधिक्य का मतलब होता है कि जब किसी जनसंख्या के लिए उत्पादन की मात्रा अपर्याप्त हो जाती है, यानी वहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो जनसंख्या के लिए कम पड़ जाता है, अपर्याप्त हो जाती है, और संसाधनों से अधिक उत्पादन की संभावना होती है। पर संसाधनों से अधिक उत्पादन की संभावना होती है, तो अधिक उत्पादन हो रहा है और हो भी रहा है, पर वो किसके लिए कम पड़ रही है, जनसंख्या के लिए, तो ये सापेक्षिक जनाधिक्य है।
इस प्रकार से देखा गया है कि विश्व के अधिकांश देशों में सापेक्षिक जनाधिक्य अधिक पाया जाता है। ये वाला जो जनाधिक्य है ये ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण है कि इन देशों का अल्प आर्थिक विकास है। ये अधिक जनसंख्या पाई जाती है और अल्प आर्थिक विकास है। तो ऐसे देशों में जैसे कि तकनीकी और आर्थिक विकास में जो प्रगति होती है वहाँ जनाधिक्य तो घटने लगता है, लेकिन जहाँ पर ये स्थिति रहती है कि अल्प आर्थिक विकास है वहाँ पे जनाधिक्य ज़्यादा रहता है। लेकिन जो देश थोड़े से तकनीकी विकास कर लेते हैं, आर्थिक विकास कर लेते हैं, प्रगति हो जाती है उसमें, तो वहाँ पर जनाधिक्य धीरे धीरे घटने लगता है। फिर ये बता रहे हैं कि जनाधिक्य देश में राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर भी हो सकता है, कि ये ओवर पॉपुलेशन या तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है या प्रादेशिक स्तर पर भी मिलता है। फिर यह इसके महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कोई भी देश संपूर्ण रूप से जनाधिक्य ना होकर उसके विशिष्ट भाग में भी हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि एक देश है तो उसका पूरा वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन हो रहा। ये भी हो सकता है कि उसके किसी एक भाग में ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल दिए भारत का मलाबार तट, यहाँ ओवर पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप, यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है, तो ये एक पार्ट है। इसी तरह से ये कह सकते हैं हम कि जनाधिक्य जो वहाँ होता है जहाँ पर कि रिसोर्सेज कम पड़ जाती है। फिर जनाधिक्य के लक्षण कैसे हम जानेंगे कि ओवर पॉपुलेशन है, तो ये जो इसके कुछ लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है। पहला ये कि ग्रामीण जनसंख्या में ऊंची वृद्धि दर का होना, जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें ऊंची वृद्धि दर होता है, एक पहचान है। दूसरा है कृषि भूमि का असमान वितरण, एग्रीकल्चर लैंड का असमान वितरण रहता है। तीसरा है कृषि में यांत्रिकरण का कम होना, तो जो कृषि है वो परंपरागत ही रहती है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता रहता है, मतलब मशीनीकरण, यांत्रिकरण, तकनीकी ज्ञान वहाँ पे नहीं रहता, इसलिए वो रूरल एरिया रहते हैं। तो ये भी एक जनाधिक्य होने का कारण। फिर है द्वितीयक व तृतीयक उद्योगों का सीमित विकास। तो प्रथम तो कृषि कार्य होता है, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग जो होते हैं, जो निर्माण कार्य होते हैं, वो कम हो रहे हैं। तो इस कारण रोजगार की सुविधा भी नहीं रहेगी, आय स्तर भी निम्न रहेगा। तो द्वितीयक और तृतीयक उद्योग का सीमित विकास होना, ये भी जनाधिक्य का लक्षण है। फिर कृषि उत्पादन का निम्न स्तर होना, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन का निम्न स्तर होना, ये भी इसका लक्षण है। फिर ग्रामीण जनाधिक्य की समस्या, जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो प्रॉब्लम जो आते हैं वो जो है इसके लक्षण होते हैं। इसके बाद ये कहा जाता है कि ग्रामीण जनाधिक्य की समस्या जो है अविकसित देशों में कृषि प्रधान मैदानी तथा समुद्र तटीय भागों में अधिक पाई जाती है। तो ज़्यादातर जो जनसंख्या बढ़ती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती है, जो कि अविकसित देश जितने भी जो है अविकसित देश हैं, वो जो कृषि प्रधान देश हैं वहाँ पर मैदानी भागों में और समुद्र तटीय भागों में अधिक पाई जाती है। जैसे भारत भी एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में जनाधिक्य है, वो जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और ओवर पॉपुलेशन। इस समस्या को सर्वांगीण विकास, अब इसको कैसे हम दूर करें कि अगर ओवर पॉपुलेशन है तो इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, तो इस समस्या को सर्वांगीण विकास एवं जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं को कठोरता से लागू करके सुलझाया जा सकता है। यदि ओवर पॉपुलेशन होता है, जनाधिक्य अधिक होता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए हमको क्या सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना होता है, और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, तो उसके जो उपाय हैं उसको बहुत ही कठोरता से नियम लागू किए जा सकते हैं, तब जो है जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है। इसके बाद ये दूसरी संकल्पना थी। फिर आती है तीसरी संकल्पना, अल्प जनसंख्या की संकल्पना। अब ये अंडर पॉपुलेशन है, तो अंडर पॉपुलेशन की थ्योरी है। तो अल्प जनसंख्या किसे कहते हैं? अल्प जनसंख्या का तात्पर्य होता है कि जब किसी देश या प्रदेश में संसाधन की तुलना में जनसंख्या कम हो जाती है, मतलब रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है, परंतु पॉपुलेशन कम है। तो पॉपुलेशन कम है तो ऐसे में विकसित देश आते हैं, जैसे अमेरिका है, तो जनसंख्या कम होती है, तो ये अल्प जनसंख्या वाले, अल्प जनसंख्या की समस्या वहाँ होती है। संसाधनों की पूर्ण विदोहन हेतु वांछित जनसंख्या उपलब्ध नहीं होती, तो वहाँ पे अल्प जनसंख्या की दशा
हो जाती। अर्थात ये कहा जा रहा है कि वहाँ वो क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर कि संसाधन तो बहुत है पर उनका विदोहन नहीं हो रहा। विदोहन मतलब यूज़ नहीं हो रहा, सारी रिसोर्सेज रखे रह जाते हैं क्योंकि उनकी तुलना में जनसंख्या कम है। तो यहाँ पर वो अल्प जनसंख्या की दशा होती है। और कौन सी कंडीशन होती है ये बताया, जैसे कृषि और उद्योगों में श्रमिक जनसंख्या में कमी हो, मतलब अगर एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर में हमें श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में उद्योगों में श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती, तो यदि श्रमिक या लेबर ही ना मिले, मतलब जनसंख्या कम है तो इनकी कमी रहती है। तो इनकी कमी रहने के कारण क्या होता है कि इनका विस्तार तो किया नहीं जा सकता कि हम श्रमिक एकाएक बढ़ा दें, तो इनका विस्तार करना संभव नहीं होता। तो अधिकतम उत्पादन तथा अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने हेतु न उपलब्ध संसाधन भी अल्प जनसंख्या की स्थिति होती है। अर्थात अब उस क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन करना है, अधिकतम आय प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करना है, लेकिन संसाधन तो है पर जनसंख्या कम है। तो ऐसी स्थिति में भी अल्प जनसंख्या जो है वो ऐसे अल्प जनसंख्या की स्थिति होती है। फिर एक और डाल्टन महोदय ने जो यहाँ पे सूत्र बताया था, तो डाल्टन महोदय ने कहा था कि जब वास्तविक जनसंख्या एक्चुअल पॉपुलेशन अनुकूलतम जनसंख्या से कम होती है तो कुसमायोजन का मान ऋणात्मक होने के कारण भी अल्प जनसंख्या होती है। सूत्र के माध्यम से भी हम देखें तो अगर m नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है तो अल्प जनसंख्या होती है। यदि यही m जो है पॉजिटिव आएगा तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, और यदि यही m O में रहेगा स्थिर, तो यदि m का मान O होगा तो जनसंख्या अनुकूलतम होगी। तो ये जो मापन डाल्टन महोदय ने बताया था कि इस तरह से हम ओवर पॉपुलेशन अंडर पॉपुलेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया कि जब किसी देश के संसाधनों में वर्तमान जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता अधिक होती है, अर्थात ये ऐसे देश होते हैं जहाँ पर कि वर्तमान समय में जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता अधिक है परंतु वह भी अल्प जनसंख्या की स्थिति में आती है। तो अधिक तो है, उसकी क्षमता तो अधिक है लेकिन उसको जनसंख्या ही नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, तो वो भी अल्प जनसंख्या की स्थिति में आती है। तो इसमें उदाहरण के लिए जैसे दिए हैं विश्व में ऑस्ट्रेलिया है, सोवियत रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील जैसे ये बड़े बड़े विशाल देश हैं जहाँ पर कि संसाधन तो है पर संसाधन की तुलना में जनसंख्या अल्पतम है। तो ये जो है इस प्रकार की अल्प जनसंख्या में आते हैं। अब अल्प जनसंख्या के दो प्रकार हैं। पहला है वास्तविक अल्प जनसंख्या, जिस तरह से यहाँ पर हम देखे थे। तो वास्तविक अल्प जनसंख्या उन पृथक देशों और द्वीपों में पाई जाती है जहाँ जनसंख्या का पुनर्स्थापन कम होता है। तो एक्चुअल में ये यहाँ पे अंडर पॉपुलेशन ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पृथक देश, अलग से ऐसे देश होते हैं, अलग से ऐसे आइसलैंड द्वीप होते हैं जहाँ पर जनसंख्या का पुनर्स्थापन नहीं होता, जो है वही है। इसके बाद सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। सापेक्षिक अल्प जनसंख्या उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ संसाधनों का अपर्याप्त विकास हुआ हो, मतलब रिसोर्स ही कम है, अपर्याप्त विकास हुआ हो और विश्व में इस प्रकार की अल्प जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब इसके बाद ये है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि अल्प जनसंख्या विकसित व अविकसित दोनों अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों में पाई जाती है, यानी विकसित में भी पाई जाती है और अल्प विकसित में भी पाई जाती है। इन देशों में संसाधनों के अधिक होने से प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा उपभोग, मतलब ये जो देश है यहाँ पर संसाधन तो बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ने की संभावना उपस्थित रहती है। मतलब ये संभावना तो रहती है कि वहाँ पर रिसोर्स है, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति उत्पादन और प्रति व्यक्ति उसका उपभोग जो होगा उसकी संभावना रहती है। एवं जब जनसंख्या का अभाव होने के कारण ऐसे प्रदेशों का समुचित आर्थिक विकास भी प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे उत्तर दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साइबेरिया, ये जो क्षेत्र है इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ओवरऑल अभी मैंने आपको यहाँ पर तीनों कंसेप्ट बताए जो जनसंख्या और संसाधन के संबंध या अनुपात के आधार पर ये तीन अवधारणाएं बनती हैं: अनुकूलतम जनसंख्या अवधारणा, जनाधिक्य की अवधारणा और अल्प जनसंख्या की अवधारणा।
धन्यवाद।